हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द मोस्ट डिमांडेड वीडियो फॉर केमिस्ट्री डोमेन। आई थिंक इस वीडियो की डिमांड जब से मैंने पहली वीडियो फॉर सोल्यूशन चैप्टर आप लोगों के लिए बनाई थी तब से है कि मैम इस सीरीज को कंप्लीट करिए प्लीज, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। आई रियली थिंक कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगले कुछ मिनटों में आप लोगों का इस पूरे चैप्टर का रिविजन मैं करवा रही हूँ एंड ये नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि मैंने लिखा है, या तो आपका CUET है या फिर आपके बोर्ड से या इवेंचुअली नीट या जेईई का एग्जाम भी है, तो सभी के लिए शॉर्ट नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने क्रिस्प और अच्छे आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं उतना ही बेहतरीन आप रिवीजन कर सकते हैं, और जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतरीन आप लोग जो एग्जाम है उसमें आप अटेम्प्ट अपना दे पा रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एंड आप लोग इसे मिस करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आई थिंक यू पीपल आर ऑल सेट। सभी लोग प्लीज सेशन को यहाँ पे जरूर लाइक करेंगे और मैं कमेंट सेक्शन में जरूर चाहूंगी, जैसे कि पिछली वीडियो के लिए आपने बोला कि मैम जो भी आपको लगा, आई वाज रियली हैप्पी टू रीड द कमेंट्स। आई वांट इस वीडियो के सेक्शन में भी आप लोग जो भी आपको लगता है कमेंट करके जाएं कि ये कितनी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही। सो इट्स ओनली एंड ओनली ऑन योर स्पेशल डिमांड दैट आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम करेंगे यहाँ पे 100% कंसेप्ट चार्ट, यानी कि इस वीडियो में जो भी मैं आपको चार्ट देने वाली हूँ, आप अगर इसको एज इट इज अपने नोटबुक में बना लेते हैं तो डेफिनेटली इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाते हैं और इसको आप डेफिनेटली जितनी भी बार रिवाइज करोगे उतना ही आपको बेनिफिट हो रहा होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम कम है तो हमें बहुत ही क्रिस्प रखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों 3 सेक्शन में डिवाइडेड है चैप्टर। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक है कंडक्टेंस और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए और फिर हम लोग कंडक्टेंस वाले सेक्शन पे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहला डिफरेंस अगर मैं बोलूं तो वो रिएक्शन को लेके होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, जिसको आपको एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत ना हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, उसको मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे इसको एनर्जी दोगे स्पॉन्टेनियस बनेगा और स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके बाद ये कोई एनर्जी लिबरेट करेगा। तो अगर मैं चेंज ऑफ एनर्जी की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि ऑलरेडी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो केमिकल एनर्जी डायरेक्टली एनर्जी रिलीज करेगी इलेक्ट्रिकल वर्जन में। अगर मैं बोलूँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, ये स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ही आपको केमिकल एनर्जी दे रहा होगा। तो दोनों में जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है वो ऑपोजिट देखा जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी टर्म मैं आपको याद करवाती हूँ इन टर्म्स ऑफ कैथोड एंड एनोड। तो आपको याद रखना है कार्ब। कार्ब का मतलब ये है कि मैम कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन और कैथोड यहाँ पे होता है पॉजिटिव। अगर ऐसा क्लियर होता है तो आपको एनोड के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। एनोड पे होगा मैम क्या, ऑक्सीडेशन, और एनोड होगा नेगेटिव फॉर योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बस ये याद रखना है कैथोड पे मैम होता तो रिडक्शन ही है, बट कैथोड आपका क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। और अगर मैं एनोड की मैम बात करूं तो एनोड पे होता है रिडक्शन, सॉरी एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन ही रहेगा यहाँ पे, और एनोड आपका होता है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सो कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये बात होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन। कार्ब और कार्न याद रखोगे तो आपको याद होगा, पेपर में सवाल यहां से आ चुका है। लास्टली आता है एग्जांपल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल का सेल का एग्जांपल आप गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या फ्यूल सेल कोई भी सेल डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, किसी भी मेटल का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। बस याद रखना इलेक्ट्रोलाइसिस आप केवल उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स का कर सकते हो जो कि हाइड्रोजन के ऊपर आती हैं आपकी रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। उसके नीचे वालों का आप नहीं कर सकते हो जो हाइड्रोजन के नीचे आता है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है तो बाकी सबका 0 से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी आप उनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। सो आई थिंक पहली चीज आपकी क्लियर हो जाती है। पहले बॉक्सेस को मैंने साइड किया, उसके बाद आते हैं आपके फॉर्मूला चार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ई सेल का फॉर्मूला, के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला। चारों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। सबसे पहली बात याद है आपको, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो बहुत सारे मेटल है, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड पे जाएगा, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो हमेशा एनोड पे जाएगा। आप एक ही चीज को याद रखोगे, कंफ्यूजन कम होगी। तो ई नॉट सेल हमेशा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज रखना है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। दो मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड पे जाएगा, जिसका कम है एनोड पे आएगा, दोनों को माइनस करेंगे। और याद रखना है ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आपका जो सेल है वो वर्क करेगा
और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ई सेल यानी कि मैं सेल ईएमएफ की बात करूं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल में कोई करंट पास नहीं होता, उसका फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन देती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log of product upon reactant where n is the total number of electrons involved in the full cell equation। also याद रखना ये आप फॉर्मूला 298 केल्विन पर ही लगा सकते हो, और अगर आपको 298 केल्विन बाय चांस नहीं दे रखा है तो आपकी नर्स्ट इक्वेशन ओरिजिनली रहने वाली है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT by NF log of product by reactant, where R is your gas constant 8.314 and F is your Faraday constant which is 96500 coulomb। फिर आता है के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, तो log के इक्विलिब्रियम बराबर होता है n E नॉट बाय 0.0591 where n is again number of electrons। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो E सेल आपका 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, और अगर मैं यहाँ से के इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो के इक्विलिब्रियम आता है 10 की पावर n E नॉट बाय 0.0591, और लास्ट है डेल्टा जी नॉट विच इज गिव्स फ्री एनर्जी विच इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, और याद रखना इसकी जो यूनिट आती है वो आती है जूल पर मोल। ठीक है, ऑल्सो डेल्टा जी नॉट शुड ऑलवेज बी अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि जब गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस माना जाता है। अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कर पाएंगे। कंसेप्ट के लिए याद रखिएगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो हमेशा कैथोड पे जाएगा। एक और कंसेप्ट मैं चाहूंगी आप याद रखना, कभी कभी आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। ठीक है, तो अगर ये वाला ऑर्डर आए तो याद रखना, ऑल्दो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन करे, दूसरे का रिडक्शन मतलब कि खुद का ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिसका लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, मतलब कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है वो आपका क्या बनेगा, आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सभी लोगों को क्लियर है? आई होप ये वाली बात भी सभी लोगों को क्लियर होगी, किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी के साथ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का समरी मिल जाता है। अगर आपको ये सब आता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसके बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, एंड नेक्स्ट थिंग इज कंडक्टेंस। ये सारी बातें क्लियर में हो जाती हैं तो कंडक्टेंस के कुछ फॉर्मूले हैं, एसआई यूनिट है जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज योर रेजिस्टिविटी, एल इज योर लेंथ, ए इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। रो यहां से आ जाएगा आर ए बाय एल, जी इज 1 बाय आर, तो 1 बाय रो ए बाय एल, और 1 बाय रो को के बोल देते हैं विच इज कंडक्टिविटी। की इज योर कंडक्टिविटी, तो ये हो जाएगा जी ए बाय एल। तो यहाँ पे एक बार सभी की अगर आप एसआई यूनिट को मेंशन करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, के इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप इसको ओम इनवर्स बोल सकते हैं और मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। कि या फिर इसकी खुद की भी एसआई यूनिट होती है सीमेंस, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेन मीटर इनवर्स, या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। व्हाट इज जी स्टार, जी स्टार इज एल बाय ए, इसको आप सेल कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल कांस्टेंट। लैम्डा एम इज योर मोलर कंडक्टिविटी, इसकी एसआई यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाती है। ठीक है, पेपर में आ जाता है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू, अब आप सभी लोगों को एक और चीज मैं यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर देती हूँ, यार इसको थोड़ा सा इस साइड में लिख रही हूँ बट ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, डाइल्यूशन के साथ चीजों पे क्या असर होता है, अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन के साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोग याद रखेंगे कि डाइल्यूशन के साथ आपका जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। ठीक है, और अगर मैं लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये इंक्रीज होती है। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए अलग केस रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए इंक्रीज होती है, ठीक है, लैम्डा एम, वाई, क्योंकि मोबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन वीक के लिए ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, लैम्डा एम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मोबिलिटी तो मैम इंक्रीज हो ही रही है बट इसी के साथ आपके नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते हैं। क्यों मैम, क्योंकि आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होता है, √k/c, और अगर आपका कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो आपका अल्फा बढ़ेगा विच विल लीड टू नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को कि आपकी डाइल्यूशन के साथ क्या क्या असर हो रहा होता है, पेपर में डायरेक्टली आ जाता है।
अब आपको समझ में आ गया डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग के लिए थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, वीक के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग का जब आप ग्राफ बनाएंगे लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो ग्राफ ऐसा बनेगा क्योंकि ये इंक्रीज होगा, और इस ग्राफ का इंटरसेप्ट मैक्सिमम वैल्यू आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू देगा। तो यानी कि मैं बोलूं अगर मैं लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी इक्वेशन लिखूं, तो इस इक्वेशन का जो इंटरसेप्ट है वो आपको लैम्डा नॉट एम की वैल्यू देगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको एक कर्व मिलता है क्योंकि आपके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, तो आप यहां से लैम्डा नॉट एम नहीं निकाल सकते, आपको कोलरैश लॉ से इसको निकालना पड़ेगा, जो कि कहती है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर पाई जाती है। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मैं जो मेरी कम्युनिटी है उस पर भी मिल जाएगी। तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें यहाँ पे मैंने लिखवाई हैं अगर आपके ये बाय हार्ट हो जाती हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लास्ट पार्ट आएगा मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो फेराडे की लॉ आती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको क्या मिल रहा है, मेटल मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है, राइट। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी अमाउंट, किसी भी मेटल का वेट जो कैथोड पे डिपेंडेंट है, जो मिल रहा है, या फिर मैं बोलूं क्या बोलता है वो, कि फर्स्ट लॉ इज सेइंग कि जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके चार्ज के, जितना आप चार्ज दे रहे हो। और जब आप इसको ओपन अप करते हो तो यहाँ से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी क्या आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है ZIT, वेयर Z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Z की अगर मैं बात करूँ, इट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर ऑफ योर मेटल इंटू 96500। n फैक्टर का मतलब मेटल के ऊपर जो भी चार्ज है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये वेट आपको ग्राम में मिलता है, करंट आपको एम्पियर में लेना और टाइम आपको सेकेंड में लेना होगा। सेकेंड लॉ कहता है अगर दो सेल को आपने करंट और टाइम सेम दिया तो W जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप W1 by W2 इक्वल्स टू Z1 by Z2 से सेकेंड लॉ से भी आप लोग यहाँ पे दो सेल का W या Z निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर करंट और टाइम सेम है तो। ठीक है, लास्ट पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि आपको मैंने बोला कैथोड पे रिडक्शन होता है तो कैथोड पे हमेशा केटायन मूव करेगा और एनोड पे हमेशा एनायन मूव करेगा। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो वाला कैटायन जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो आपके एनोड पे जाएगा, क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जनरली मैं अगर एक्वस सोल्यूशन की बात करूं तो एक्वस सोल्यूशन में आपके पास H+ और OH नेगेटिव भी प्रेजेंट होता है किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो कॉम्पिटिशन H+ और OH- से रहने वाला है आपके मेटल का। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल आपको बात बोलूं तो H+ से कौन कौन जीत सकता है, अगर मैं बात करूं तो H+ से केवल कुछ ही मेटल जीत सकते हैं, जिनमें कॉपर होगा, जिनमें सिल्वर होगा, जिनमें गोल्ड होगा, जिनमें प्लैटिनम होगा और जिनमें मरकरी होगा। तो आप याद रखिएगा केवल यही मेटल्स हैं, या फिर क्रोमियम भी यहाँ पे आपको जीतता हुआ मिलेगा। ये सब मेटल्स हैं जो H+ से जीत सकते हैं और आपके कैथोड पे डिपॉजिट हो सकते हैं। इसके अलावा सभी मेटल H+ से हारेंगे और H+ जाके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता हुआ दिखेगा आपको कैथोड के ऊपर। अगर मैं एनोड की बात करूं तो OH नेगेटिव से केवल Cl नेगेटिव जीतता है, रीजन होता है ओवर पोटेंशियल, जो मैंने एक्सप्लेन भी करा है। इसके अलावा कोई भी आप एनायन ले लो, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, कितने भी आप एनायंस ले लो, ये सब OH नेगेटिव से हार जाते हैं और OH नेगेटिव ऑक्सीजन गैस दे देता है एनोड के ऊपर। केवल क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन गैस देता है। इसके अलावा सभी जो एनायंस है वो आपके OH नेगेटिव से हारते हैं और OH नेगेटिव आपको क्या दे देता है, ऑक्सीजन गैस। तो ये आपको अगर याद है तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बहुत इजीली बना पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने जनरल आपको NaCl का डाल दिया है केस, क्योंकि NaCl इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि जब आप मोल्टन NaCl ले रहे हो तो पानी नहीं है, तो Na+ जा रहा है, सोडियम दे रहा है कैथोड के ऊपर, और एनोड पे आपको मिल रहा है क्या, क्लोरीन गैस। लेकिन एक्वस NaCl आते ही Na+ और H+ में H+ जीतता है तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है, और Cl और OH में Cl जीतता है ओवर पोटेंशियल से, तो आपको एनोड पे क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिल जाती है। और लास्टली बहुत लास्ट का सेक्शन होता है आपका सेल्स। सेल्स दो टाइप की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल, इनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना बस। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैंने प्राइमरी सेल का लीलांचे सेल डाला है, निकल कैडमियम सेल, सेकेंडरी सेल का डाला है लेड स्टोरेज बैटरी डाल सकते हो आप। तो आप केवल उतना कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सो दिस इज द एंटायर समरी फॉर दिस चैप्टर। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं,
लिख लेते हैं 2-3 बार, याद हो जाता है आपको, तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। और फिजिकल में स्कोर करना आसान है अगर आपके पास फॉर्मूला चार्ट आपके दिमाग में बच्चों क्लियर है। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माय साइड कि यार आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग जो थोड़ा बहुत चीजें लैक कर रहे हो वो आप लोगों को मिलती रहे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते रहें और जो चैप्टर्स हैं उनमें स्टक इन ना करें। सो नेक्स्ट चैप्टर आई होप वो केमिकल काइनेटिक्स है, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ स्पैमिंग होनी चाहिए येलो हार्ट्स की इन द चैट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन, और मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील करूंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए और भी जल्दी लेकर आऊंगी, ठीक है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ये वीडियो कम्युनिटी पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, लाइक करे बिना कमेंट करे बिना कोई नहीं जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो का जो टाइटल है वो जरूर बता के जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो हम लोगों के साथ तो डेल्टा बैच डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। डेल्टा बैच इज द लेटेस्ट बैच फॉर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, एंड दिस इज माय कोड। जब भी आप बैच में एनरोल करते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको जो बैच है आई थिंक 4500 का आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें आपकी सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी covered. Any doubt you can mail me on ayushi.sharma@247.com. Good luck, bachcho. I hope you liked the video. Waiting to hear your comments in the comment section. Good luck.